ये वर्ग 10 का फिजिक्स है। हम लोग अध्याय 1 में प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं और ये आज जो है ये लेक्चर का ये तीसरा दिन है। इससे पहले के वीडियो में आप लोग को हमने आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तक सतह, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण के बारे में समझा दिए थे। अब इसका परिभाषा आप देख सकते हैं आपतित किरण के बारे में। जिस सतह पर आने वाली किरण, मतलब सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण का परिभाषा हो जाएगा, सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अगला है परावर्तित किरण, सतह से लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तीसरा पॉइंट है परावर्तक सतह, वैसा सतह जो प्रकाश को परावर्तित करती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। चौथा आपतन बिंदु, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर किरण आपतित होती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। इसे ओ द्वारा सूचित किया जाता है, इसे ओ द्वारा सूचित किया जाता है, इसे ओ द्वारा सूचित किया जाता है। अगला आपको आ जाएगा अभिलंब के बारे में। अगला है अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। छठा पॉइंट है आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे कोण आई द्वारा सूचित किया जाता है। आगे पॉइंट में आ जाते हैं। अगला पॉइंट आपको हो जाएगा सातवां पॉइंट हो जाएगा आपको परावर्तन कोण। सातवां पॉइंट हो जाएगा आपको परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे कोण आर द्वारा सूचित किया जाता है। इसे कोण आर द्वारा सूचित किया जाता है। अब नोट में आ जाइए, नोट में आ जाइए। जैसे पारा HG और सिंदूर, सिंदूर आपको हो गया HGS के मिश्रण को क्या कहते हैं हम लोग? अमलगम कहते हैं, अमलगम कहते हैं। इसी अमलगम का जो लेप रहता है ना, वह कांच का जो होता है सतह उस पर किया जाता है। कांच का लेप जो है ना, कांच पर जो है ना इसका लेप किया जाता है अमलगम। आप लोग के घर में जो आईना रहता है ना, उसी में आप देखिएगा, उसी को अमलगम कहा जाता है। जब अमलगम का लेप पारदर्शी, अमलगम का लेप पारदर्शी कांच के प्लेट पर, कांच की प्लेट पर चढ़ाया जाता है, चढ़ाया जाता है तो उसे
तो उसे रजतीत या कलई कहते हैं। ठीक है। नोट में जैसे पारा Hg हो गया, आपको सिंदूर हो गया, इसके मिश्रण से आप लोग क्या बना सकते हैं, अमलगम बना सकते हैं। ये अमलगम का लेप आप किस पर लगा सकते हैं, कोई पारदर्शी कांच ले लीजिए और उस पर उसके प्लेट है जैसे उसके नीचे, उस पर उसका लेप चढ़ा दीजिए। आइए तो उसी को आप लोग कहिएगा कि वह क्या है, वह रजतीत किया हुआ है ना, या कलई भी उसको आप बोल सकते हैं। ये सब दर्पण में रहता है, मतलब ऐना में क्या हुआ रहता है। ठीक है। आगे पॉइंट में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपको प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होता है। ठीक है। पहला हो जाएगा, पहला नियम आपके को हो जाएगा, पहला नियम होगा आपको आपतित किरण। पहला नियम है आपतित किरण कॉमा आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, एक ही तल में होते हैं। ठीक है। आज दूसरा हो गया आपको दूसरा नियम। अब दूसरा नियम बता देते हैं आपको। दूसरा नियम हो जाएगा आपतन कोण कॉमा परावर्तन कोण। आपतन कोण कॉमा परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात आप कह सकते हैं कोण I बराबर कोण R। इसको अब हम समझाते हैं आपको। अब प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होता है। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, एक ही तल में होते हैं। पार्ट 2 में वीडियो बनाए थे आप, पार्ट 2 में वीडियो बनाए थे, उस पर ध्यान देकर के आपको समझा रहे हैं। लेक्चर 2 में बताए थे वीडियो, आपको फिगर याद होगा, फिर भी बना देते हैं यहाँ पर समझाने के लिए। उस लेक्चर 2 में आपको बताए थे कि ये क्या है, कांच का बना हुआ क्या है, ये प्लेट था, इस पर हमने क्या किया था, अमलगम का लेप किया था। और उसके बाद ये किरण जो बताए थे, ये है आपको आपतित किरण, ये बताए थे आपको परावर्तित किरण। बीच में हमने क्या किया था, अभिलंब डाले थे, बीच में जो रहता है उसको अभिलंब बोलते हैं। इसके बीच में दो कोण का निर्माण हुआ था, यहाँ पर कोण I दिए हुए थे, यहाँ पर कोण R दिए हुए थे, यहाँ पर आपतन बिंदु O दिए हुए थे। ठीक है। ये लेक्चर 2 वीडियो में आपको समझा चुके हैं। तो ये आपको आपतन कोण I हो गया, ये परावर्तन कोण R हो गया। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये
आपतन कोण, ये है परावर्तन कोण। ये आपको इसीलिए बता दिए आपको कोण आई बराबर क्या हो गया, कोण। पहला नियम बताया, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा आपको आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। आगे आपको बताते हैं, आप तो प्रकाश परावर्तन दो नियम समझ गए होंगे। प्रकाश का परावर्तन, अगला पॉइंट है, प्रकाश का परावर्तन दो तरह से होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन, तो पहला इसका हो जाएगा आपको नियमित, पहला हो जाएगा आपको नियमित परावर्तन। ये पहला पॉइंट हो गया। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन जो होता है दो तरह से होता है। पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसका मतलब हुआ, इसका हिंदी हो गया ये, इसका मतलब हुआ कि नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, अब इसका बता देते हैं। प्रकाश का वैसा परावर्तन जो नियम के अनुसार होता है, उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। देखिए, नियमित परावर्तन का फिगर इस तरह से होता है। ये कांच का जो प्लेट है उसको प्रज्वलित किए हुए कर रहे हैं हम। अब मान के चलिए ये यहाँ पर ये आपतित किरण और फिर ये परावर्तित किरण, और ये आपको हो गया अभिलंब, ठीक है। फिर जैसा ये है वैसा ही आपको बनाना है इसी पर। जैसे देखिए ये दूसरा ले लिए, फिर ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब। तो दोनों आप देख रहे हैं कि दोनों क्या है, एक जैसा है। तो यही आपको हो गया नियमित परावर्तन। दोनों एक जैसा है, तो दोनों एक जैसा है तो क्या है, आपको नियमित है। ये दोनों क्या है, इसका मतलब ये जैसे कोण आई, इसमें भी कोण आई है, तो कोण आई यहाँ लिखिए, और कोण आर इसमें भी है, कोण आर भी इसमें भी थी। ये दोनों क्या है, आपको नियमित परावर्तन। ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। इसी को आप लोग नियमित परावर्तन बोल सकते हैं। जो प्रकाश का वैसा परावर्तन जो नियम के अनुसार होता है इसे नियमित कहते हैं। देखिए नियम के अनुसार है, इसका भी नियम सीधा है, ये भी सीधा है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला पॉइंट आ जाएगा आपको, अगला पॉइंट आएगा अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन आएगा, अगला पॉइंट है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन ये हो गया
अनियमित परावर्तन, इसका फिगर बताते हैं। अनियमित परावर्तन में इस तरह से होता है, देखिए इस तरह से परावर्तन होता है। इसको नीचे में आप क्या कीजिए, अमलगम का लेप चढ़ा दीजिए इस पर, ठीक है, इस तरह से चढ़ाइए। तो ये हो गया आपको आपतित किरण, और ये हो गया आपको हो गया परावर्तित किरण। ये अभिलंब है, ये हो गया अभिलंब। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब नॉर्मल है। ये आपतन कोण आई, ये परावर्तन कोण आर। देखिए इसमें दोनों कोण बराबर है, नहीं है, क्योंकि यह परावर्तन नियम का पालन नहीं करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लेके एक और दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर लेते हैं, ये हो गया आपतित, ये जैसे ये आपतित, तो ये परावर्तित है, ये मान चलिए हम अभिलंब ले लेते हैं। देखिए देखिए ये देखिए ये आपको परावर्तित, ये हो गया आपतित, ये हो गया परावर्तित। तो ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, ये हो गया अभिलंब। ये दोनों देखिए फिर बराबर नहीं है, ये छोटा ये बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोण आई बराबर कोण आर का ये नहीं है। तो इसी को बोलते हैं अनियमित परावर्तन, इसी को बोलते हैं हम लोग। यह प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन नहीं करता है ना। अनियमित परावर्तन क्या होता है, यह प्रकाश के नियम का पालन नहीं करते हैं। चलिए इसका परिभाषा लिख देते हैं आपको, चलिए पीछे आते हैं। प्रकाश का वैसा परावर्तन जो नियम किसे कहते हैं, जैसे प्रकाश का परावर्तन, जैसे आपको इसमें कोण आई बराबर कोण आर का क्या हुआ था, नहीं हुआ था, तो वही नियम है, ठीक है। जो नियम को पालन नहीं करती है, उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। इस फिगर में देखिए, ये देखिए इसमें देखिए कोण आई बराबर कोण आर का नहीं था, इसमें कोण आई बराबर कोण आर का नहीं था, ये आपको हो गया अनियमित परावर्तन, ठीक है। अगला पॉइंट पर आ जाते हैं, आगे पॉइंट है, अगला टॉपिक है प्रकाशीय माध्यम। क्या है आपको, प्रकाशीय माध्यम, OPTICAL, ऑप्टिकल मीडियम। जिस माध्यम में प्रकाश गमन करती है, प्रकाश चलती है, उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे हवा, जल, कांच, ये सब कौन माध्यम है, ये सब आपको प्रकाशीय माध्यम हो जाएगा। चलिए अब इसका परिभाषा आपको बता देते हैं।
जिस माध्यम में प्रकाश गमन करती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। ये जो ऊपर वाला फिगर आपको बताए थे वो अनियमित परावर्तन का था। अनियमित परावर्तन का फिगर था। प्रकाश जिस माध्यम में प्रकाश गमन करती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। हवा हो गया, आपको जल भी हो गया, आप कांच भी ले सकते हैं, आप हीरा भी ले सकते हैं इत्यादि। ये सब आपको प्रकाशीय माध्यम हो जाएगा। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं, समदेशिक और विषमदेशिक। अगला पॉइंट है प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। तो पहला आपको हो जाएगा समदैशिक। पहला हो जाएगा आपको समदैशिक माध्यम हो जाएगा। आइसोट्रोपिक। मीडियम। समदेशिक माध्यम जैसे आप पढ़ते हैं जल में प्रकाश की चाल। ये मान चलिए जैसे जल है, ये क्या हो गया आपको? जल में प्रकाश की चाल। दो 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जल समदेशी कैसे है? जल के कितना, देखिए यहाँ भी प्रकाश चाल वही है। तो नीचे आप आइए, प्रकाश की चाल 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और नीचे आइए, यहाँ भी आपको प्रकाश 2.25 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। ऊपरी भाग, जल के ऊपरी भाग, बीच भाग, सबसे नीचे भाग, सब में आपको प्रकाश की चाल समान है। इसमें उसे ही समदेशिक कहा जाता है। इसमें जो होता है ना, हमेशा चाल सामान्य होती है। देखिए जैसे ये कांच का एक टुकड़ा लेते हैं। जैसे प्रकाश कांच में प्रवेश किया, अब यहाँ ये देखिए, यहाँ भी चाल समान, यहाँ भी चाल समान, यहाँ भी चाल समान। एक कांच का टुकड़ा है,
आपको अध्याय 2 में पढ़ाएंगे कि प्रकाश जब सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में प्रकाश आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ये तो अध्याय 2 में आपको पढ़ना है। प्रकाश जब भी चलेगा कांच में ऊपरी भाग, नीचे भाग, बीच वाला भाग सब में समान होता है। इसी का नाम आपको हो जाता है समदेशिक। ठीक है। वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल समान होती है उसे समदेशिक माध्यम कहते हैं। चलिए अब इसका परिभाषा लिख दे। अब समदेशिक माध्यम का परिभाषा नीचे में लिख देते हैं। वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल हमेशा समान होती है उसे समदेशिक माध्यम कहते हैं। जैसे में आपको हो जाएगा आपको जैसे आपको हवा हो जाएगा। ठीक है। इसमें जल भी हो जाएगा। आगे आइए कांच भी इत्यादि। ये सब समदेशिक का उदाहरण है। ठीक है। अगला पॉइंट आपको बता रहे हैं। अगला पॉइंट आ जाएगा आपको विषमदेशिक माध्यम। विषमदेशिक माध्यम हेटरोट्रोपिक मीडियम। विषमदेशिक माध्यम विषमदेशिक माध्यम में प्रकाश की चाल समान नहीं होती है। याद रखिएगा आप लोग। जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा देते हैं पहले। जैसे क्रिस्टल टर्मेरिक देखें आप लोग। जैसे जो होता है ना वो कोई पदार्थ नहीं होता है। यह कांच के रेशा से बना होता है। जैसे देखिए यहाँ बनाते हैं। ये आपको हो गया जैसे मान चलिए कोई गमछी ले लेंगे तो वो ले लीजिए। वो मान चलिए इस पहले समान रहता है और उसको मान के चलिए बीच में बांध दीजिए। अब एक साइड हो जाएगा आपको, बीच में आप बांध दीजिए, साइड में आप देखिएगा तो आपको एक साइड और बांधिएगा तो एक साइड आपको हो जाएगा सघन। तो जहाँ पे बांधिएगा वो हो जाएगा आपको सघन, और जहाँ पर आप बांधे नहीं हैं वो आपको हो गया सघन। ठीक है। तो जब प्रकाश आर पार होगी तो विरल जहाँ पर तो वहाँ पर तो तेज चलेगी, और जहाँ पर सटा हुआ है तो वहाँ प्रकाश की चाल कम चलनेगी।
तो इसका मतलब क्या होगा कि चाल उसमें समान नहीं होगी। देखिए देखिए, कांच का रेशा है, ये कांच का ये रेशा है। कांच के रेशा से बने पदार्थ को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल कहते हैं, टूरमेलिन कहा जाता है। ठीक है, कांच के रेशा से बने पदार्थ को क्रिस्टल टूरमेलिन कहते हैं। ये कांच का रेशा है। यह भाग आपको ये सघन है, यह आपको विरल हो गया। यहाँ सघन है, यहाँ विरल है, यहाँ सघन है, यहाँ विरल है। देखिए यहाँ प्रकाश की चाल अधिक, तो यहाँ प्रकाश की चाल फिर कम हो गया, फिर यहाँ ज़्यादा, फिर यहाँ कम, है ना। इसी तरह इसमें प्रकाश जो है कभी अधिक तो कभी कम, कभी अधिक तो कभी कम। अब देखिए यहाँ देखिए, यहाँ अधिक तो फिर यहाँ कम, फिर यहाँ अधिक तो फिर यहाँ कम। तो देखिए इसमें प्रकाश चाल हमेशा समान तो नहीं हो रहा है ना, कभी कम कभी अधिक हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि वैसा माध्यम, देखिए यहाँ पर आपको इसका परिभाषा बता देते हैं विषमदेशिक माध्यम का। देखिए वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल हमेशा वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल हमेशा समान नहीं होती है, उसे हम लोग विषमदेशिक माध्यम कहते हैं। ठीक है, इसमें आप ले लीजिएगा, जैसे इसमें आप क्रिस्टल टूरमेलिन ले सकते हैं, है ना। इसमें क्रिस्टल टूरमेलिन में आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं विषमदेशिक माध्यम का। ठीक है, अगला पॉइंट है कणों के आधार पर माध्यम दो प्रकार के होते हैं। पहला आपको हो जाएगा समांगी माध्यम। जैसे आप चीनी और जल को लीजिए, जिससे आप शरबत बनाते हैं, तो शरबत के ऊपरी भाग या नीचे भाग, दोनों भाग में चीनी का स्वाद यानी मिठास जो है समान होता है। ऊपर से आप पीजिए या आप नीचे से पीजिए, हमेशा मिठास का स्वाद समान रहता है। ऐसा कभी है कि ऊपर में मीठा ज़्यादा है नीचे में कम है? नहीं। आज जैसे आप एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप नमक और जल का कण लीजिए और उसको मिला दीजिए, तो आप देखिएगा कि नमक का भी स्वाद जो है ना जल के साथ समान होता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कौन चीज़? समांगी माध्यम, उसी को बोलते हैं। ठीक है,
जैसे आप चीनी और जल लीजिए, को मिलाने से चीनी का कण नहीं दिखाई पड़ता है, समान रूप से वो घुल जाता है। ठीक है, तो वही हो गया इसका। अब इसका परिभाषा बता देते हैं। वैसा माध्यम जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों का कण समान रूप से मिले होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समांगी माध्यम कहते हैं। ठीक है, वैसा माध्यम जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों का कण समान रूप से मिले होते हैं, उसे क्या कहते हैं? समांगी माध्यम। एग्जाम्पल में आप ले लीजिए चीनी और जल का मिश्रण। ठीक है, चीनी और जल का मिश्रण, और नमक और जल का भी मिश्रण ले सकते हैं। नमक और जल का मिश्रण भी ले सकते हैं। ठीक है, अगला है देखिए विसमांगी माध्यम में आ जाते हैं। वो जैसे देखिए इसमें, जैसे ग्लास में जल और आप बालू का कण मिलाइए तो आप देखिएगा कि वह नहीं मिलता है। तो उसमें आप सिर्फ देखिएगा क्या, जल ऊपर और बालू नीचे, तो वह आपको समांगी माध्यम में नहीं आएगा, वह आ जाएगा आपको विसमांगी माध्यम में। ठीक है, क्योंकि बालू नीचे की परत में बैठ जाएगा और जल ऊपर की ओर रहता है। ठीक है, तो आप थोड़ा बालू में बताते हैं। बालू में क्या है जैसे बालू में सोडा, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर, कोयला इत्यादि के मिलने से बनता है आपको बालू, वो भी आपको विसमांगी हो गया। तब इसका परिभाषा आप देख सकते हैं। वैसा माध्यम जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों का कण समान रूप से नहीं मिले होते, उसे विसमांगी माध्यम कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया जल और बालू का मिश्रण। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या होता है, अलग नहीं हो मैंने अलग रहते हैं, है ना क्योंकि ये दोनों घुल नहीं सकते हैं, इसलिए ये आपको विसमांगी माध्यम हो जाता है। ठीक है, जैसे आप कोयला ले लीजिए और सोडा ले लीजिए, जिसको आप लोग बोलते हैं पोटेशियम बोला जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट, जिसका सूत्र होता है KNO3, और उसमें आप गंधक मिला दीजिएगा, वो आपको बारूद बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा आपको? बारूद। अगला पॉइंट आपको आता है छाया। अगला पॉइंट छाया है, शैडो। जब प्रकाश किसी अपारदर्शक वस्तु पर आपतित होती है तो अंधेरे वाले भाग को छाया कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए जैसे ये आपको लाइट है, यहाँ पर मान चलिए ऐसे कर दिए तो ये आपको अंधकार हो गया, तो ये आपको क्या होता है? यही है छाया। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई वस्तु रखे, यहाँ मान चलिए वस्तु रखिए तो इसमें यहाँ इसका छाया बन रहा है, यहाँ ध्यान से देखिए, तो ये छाया ही बन गया है ना, इसी को हम लोग कहते हैं छाया। तो इसीलिए परिभाषा इस प्रकार इसका है, जब प्रकाश किसी अपारदर्शक वस्तु पर आपतित होती है तो अंधेरे वाले भाग को क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। ठीक है, तो छाया आप
समझ तो आप छाया समझ गए होंगे, छाया किसे कहते हैं। जैसे ये वस्तु ले लीजिए, अब देखिए अब यहाँ पर जो अंधेरे वाला जो भाग है ये आपको छाया हो गया, है ना। ठीक, अगला पॉइंट हो जाएगा आपको दर्पण। अगला पॉइंट हो जाएगा आपको दर्पण। अगला पॉइंट है दर्पण, मिरर। अब मिरर देखिए क्या है। हमको जो वस्तु दिखाई पड़ रही है वह सभी प्रकाश को परावर्तन कर रही है। हम जो भी वस्तु देख रहे हैं, जैसे आप कॉपी देख रहे हैं, ये आपको क्या है दिखाई दे रहा है, ये भी आपको परावर्तन ही दिखाई दे रहा है क्योंकि आप इसको देख रहे हैं। जैसे देखिए ये आपको, अगर ये आपको नियम के अनुसार इसका परावर्तन होता है तो जब नियम से होगा तो ये आपको दर्पण नहीं होगा। ये देखिए जैसे आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, तो ये आपको देखिए दर्पण नहीं होगा। ये क्या है, नियमित रूप से परावर्तन हो रहा है। हाँ, जैसे देखिए ये फिगर को यहाँ पर, जैसे ये आपतित हो गया, ये परावर्तित हो गया, ये अभिलंब हो गया, ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, ये कोण आई है, ये कोण आर है। इसको आप कह सकते हैं दर्पण। वैसा पदार्थ प्रकाश के परावर्तन का नियम, तो इसको हम बोल सकते हैं, तो कोण आई बराबर क्या है, कोण आर। वैसा पदार्थ जो प्रकाश का परावर्तन नियम के अनुसार करता है, उसे कहते हैं हम लोग प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो जैसे आपतन कोण बराबर होता है किसका, परावर्तन कोण का। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका परिभाषा दर्पण का हम बता देते हैं आपको। इसका परिभाषा दर्पण किसे कहते हैं, तो दर्पण का परिभाषा लिख देते हैं। वैसा प्रकाश, वैसा पदार्थ जो प्रकाश का परावर्तन नियम के अनुसार करता है, उसे दर्पण कहते हैं। ठीक है, दर्पण वैसा पदार्थ जो प्रकाश का परावर्तन नियम के अनुसार करता है, उसे दर्पण कहते हैं। कौन नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम, जैसे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, अगला पॉइंट पर आ जाते हैं। अगला पॉइंट है दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपको हो जाएगा समतल दर्पण, प्लेन मिरर। दूसरा हो जाएगा आपको गोलीय दर्पण। दूसरा आपको हो जाएगा गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर। तीसरा आपको हो जाएगा
परवलयिक दर्पण। पैराबोलिक मिरर। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण होता है, पैराबोलिक मिरर। पहला आपको पॉइंट आ जाएगा। आगे वाला पॉइंट जो है वह होगा आपको समतल दर्पण के बारे में। प्लेन मिरर। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। जैसे ये ऐनक है, जिधर से हम जिधर से हम चेहरा देखते हैं वो आपको क्या होता है? परावर्तक सतह होता है ना, इधर से हम देखते हैं, ठीक है। तो इसका परिभाषा इस रूप से होगा कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे। अगला पॉइंट देखिए, समतल दर्पण में प्रकाश का आवर्तन दोनों सतहों से होती है। तो पहला हो जाएगा जब समतल दर्पण पर, यह आपको समतल दर्पण हो गया, इस पर मान चलिए चांदी का लेप, ये क्या हो गया? चांदी का लेप, ऊपरी भाग है। चांदी का लेप, ये जी चांदी का लेप हो गया, ये जी। प्रकाश का परावर्तन जो होता है वह ऊपरी सतहों से होता है। प्रकाश का परावर्तन ऊपरी सतह से होती है। आपतित तो ये परावर्तित। ये ऊपर है, ये ऊपर में चांदी का लेप है, तो प्रकाश का परावर्तन ऊपरी सतह से होता है। तो आगे लिखते हैं, जब समतल दर्पण पर चांदी
Ag का लेप हो तो प्रकाश का परावर्तन ऊपरी सतह से होती है। अब अगला पॉइंट पर आ जाते हैं, बी में। जब समतल दर्पण पर रजित या कलई क्या होता है तो प्रकाश का परावर्तन निचली सतह से होती है। जैसे समतल दर्पण लेते हैं, यहाँ रचित नीचे में करते हैं। इस बार जैसे रचित नीचे में कलई, इसमें जो है प्रकाश का परावर्तन नीचे सतह से होगी। देखिए ऐसे नीचे सतह से, ऐसे ये आपतित तो ये परावर्तित। ये नीचे सतह से है, ये रजित या कलई किया हुआ है। रजित या कलई अमलगम से रजित या कलई किया हुआ है। जब चांदी का लेप तो प्रकाश का परावर्तन ऊपरी सतह से या रजित या कलई किया हुआ हो तो समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन नीचे के सतह से होती है। अगला पॉइंट पे आ जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे, जब चांदी का लेप किया रहेगा समतल दर्पण में तो प्रकाश का परावर्तन आपको ऊपरी सतह से हो जाएगा। और जब समतल दर्पण में रजित या कलई किया रहता है जैसे अमलगम से, तो उसका जो है परावर्तन निचली सतह से हो जाता है। ठीक है, आगे पॉइंट आते हैं, नोट में आ जाते हैं। आपको बताए थे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये आपको हो गया आपतित किरण, ये हो गया आपको परावर्तित किरण। ठीक है, ये आपको हो गया अभिलंब, ये अभिलंब है। कोण आई बराबर कोण आर, ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, तो इसीलिए आपतन कोण बराबर किसका होता है? परावर्तन कोण का। लेकिन जब ये समतल दर्पण है, ये आपको हो गया अभिलंब,
ये हो गया आपको अभिलंब। जब आपतित किरण अभिलंब पर आपतित होती है, इसी पर आपतित होती है अभिलंब पर, तो अभिलंब पर ही यह लौट जाती है। ठीक है। हाँ, पहले यह अभिलंब था। आपतन किरण अभिलंब पर आपतित होती है, अभिलंब से ही लौट जाती है। अब बताइए, अभिलंब वही जहाँ आपतित किरण है, यहाँ पर तो कोण बन ही रहा है। ये आपतित किरण देखिए, इस पर देखिए कोण बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर तो कोण बन रहा है, यहाँ भी कोण बन रहा है, यहाँ पर कोण नहीं बन रहा है। जैसे देखिए नीचे में बताते हैं, ये आपको दर्पण है, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, तो ये कोण मान चलिए बड़ा है, ये छोटा है। जैसे ये कोण खींचे तो ये आपको छोटा हो रहा है आज। ठीक है। जैसे ऐसे रहेगा तो कोण बनेगा, ऐसे 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 कोण बन जाएगा। आपतित तो परावर्तित है ना। आपतन, ये आपतन तो ये भी आपतन, ये आपतन तो ये परावर्तन, ये आपतन तो ये परावर्तन, यहाँ पर कोण बन जाएगा। इसमें ऐसा कंडीशन नहीं है इसमें। तो इसीलिए इस अभिलंब पर जो होता है, जब अभिलंब पर आपतित होती है आपतित किरण, तो अभिलंब और आपतित होती है, तो अभिलंब और आपतन कोण के बीच की डिग्री कितना डिग्री होगी? तो आपको 0 डिग्री हो जाएगा। आपको समझा दिया गया। अब आगे पॉइंट पे देखते हैं क्या है कि जब किरण, अब तो लिख सकते हैं हम, जब किरण अभिलंब पर आपतित होती है, तो बताइए कौन बनेगा? नहीं, तो अभिलंब पर से ही लौट जाती है। दिखाए ना आपको, अभिलंब से ही क्या हो रहे हैं? लौट जाती है। आपतन कोण कितना हो जाएगा? आई आपको ये आपतन कोण कितना होगा? कोण नहीं बन रहा है तो आपको हो जाएगा 0 डिग्री। अब परावर्तन कोण आर भी कितना हो जाएगा? इधर भी कोण नहीं बन रहा है, कितना डिग्री? 0 डिग्री। जब किरण अभिलंब पर आपतित होती है तो अभिलंब पर से ही क्या होती है? लौट जाती है। तो आपतन कोण का मान क्या हो जाएगा? आपको 0 डिग्री, और परावर्तन कोण का भी मान क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है? किस प्रकार बनता है? किरण आरेख द्वारा। किरण आरेख का मतलब है खींचना। ठीक है। किरण आरेख द्वारा दिखाएं। ठीक है। आप
समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, किरण आरेख द्वारा दिखाएं। इसके आगे आप अवतल दर्पण में भी देखिएगा किरण आरेख खींच करके, और उत्तल दर्पण में भी आप लोग इसको खींच करके देखिएगा। अभी आपको इस समतल दर्पण में हम समझा रहे हैं, ठीक है। जैसे ये आपको ये समतल दर्पण हो गया। जैसे ये आपको सतह हो गया, ठीक है। ये हो गया आपको समतल दर्पण। ये लाइन जो खींचे हैं ये समतल दर्पण है। ये रचित या कलई किया हुआ है, ठीक है। तो रचित या कलई करके दिखाते हैं आपको। ये आपको हो गया समतल दर्पण। ये रचित या कलई किया हुआ है। समतल दर्पण का उपयोग जो होता है वो चेहरा देखने में होता है। हमारे घर में जो है ना रहता है ना, वही उसी का किरण आरेख हम लोग खींच रहे हैं अभी। जैसे हमारे चेहरे से प्रतिबिंब कितना निकलती है, एक या अनंत, तो अनंत निकलती है। तो हमारे चेहरा से अनंत प्रतिबिंब निकलती है, या हमारे चेहरा से अनंत किरण भी निकलती है, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर हम दे दिए, तो यह किरण जो है अविलंब हो गया, तो ये क्या होगा, उसी पर लौट जाएगी। तो इसका कोण का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो हमारे चेहरा से कितना किरण निकलती है, तो अनंत किरणें निकलेगी। तो लंब गया, तो लंब फिर क्या हुआ, लौट गया। आपतन कोण भी 0 डिग्री और परावर्तन कोण भी 0 डिग्री हो जाएगा इसमें। यहाँ पर ये लंब बन जाएगा, ठीक है। ये आपको नीचे में बना के दिखाते हैं। ये आपतित किरण है, ये है ना। इसको प्रयोगशाला में इसका प्रयोग किया गया है, ठीक है। प्रयोगशाला में प्रयोग किया गया था। देखिए, जैसे देखिए काल्पनिक हो गया, तो इसको आप कीजिए, डॉट डॉट कर दीजिए। इसको मापना है, जितना इसका प्रतिबिंब है उतना इसका भी होगा। इसको यहाँ पर काट दीजिएगा। तो जब भी इसको कटवाएंगे तो इसी बिंदु कटवाएंगे हम, ठीक है। फिर इसको क्या कीजिएगा, तब इसको यहाँ क्या कीजिएगा, इसको मिलाइएगा, तो आपका प्रतिबिंब सही बनेगा, ठीक है। सही है। तो तब वो आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। ये आपतित, तो ये परावर्तित, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, ठीक है। ये कोण आई, ये कोण आर।
तो फिर एक किरण इधर लाइए, इसी पर से लाना है, फिर इस पर ही एक लाते हैं फिगर, इस पर एक और लाते हैं इस पर, ठीक है ना। तो फिर ये भी इसी पर से ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके इसको मिलाइए, ठीक है। तो ये आपतित, तो ये परावर्तित हो जाएगा, यहाँ पर अभिलंब बन जाएगा, ये कोण आई, ये कोण क्या हो जाएगा आर, ये आपतित, ये हो गया आपतित किरण, तो ये हो गया आपको फिर परावर्तित किरण, ये हो गया अभिलंब। इसका एम डैश नाम दीजिए समतल दर्पण का। तो चेहरा यहाँ है, तो यह किरण क्या होगी, आपतित तो परावर्तित, आपतित तो परावर्तित। तो ऐसा परावर्तन हो जो दोनों बराबर हो। अगर पीछे बढ़ाए जी, इसको पीछे बढ़ाए तो इसको आप कह सकते हैं काल्पनिक रेखा, इस सब वो बोलते हैं। इस साइड पीछे जब कटेगी या आपको पीछे मालूम पड़ती है, वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। तब पीछे में कट रहा है, यह काल्पनिक प्रतिबिंब है। ये हमेशा पीछे ही कटता है और हमेशा सीधे ही होता है। तो ए का प्रतिबिंब आपको बन जाएगा ए डैश। जितना आगे वस्तु उतना आगे प्रतिबिंब, ठीक है। ए का प्रतिबिंब कहाँ बना, ए डैश पर। इस प्रकार समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनता है। यही इसका किरण आरेख हो गया। अब इसका उत्तर बता रहे हैं आपको। इसका उत्तर, माना कि यह प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स। माना कि एम डैश एक समतल दर्पण है जिसमें वस्तु क्या माने हैं, ए दर्पण के सामने है। वस्तु ए से अनंत किरण निकलकर समतल दर्पण पर आपतित होती है। जो परावर्तन के नियम के अनुसार लौट जाती है। जब इस किरण को काल्पनिक रूप से दर्पण के पीछे बढ़ाया जाता है तो ये डैश पर कटती हुई मालूम पड़ती है।
तो ए डैश का काल्पनिक प्रतिबिंब ए डैश। इस प्रकार समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये वस्तु है तो ये क्या है? प्रतिबिंब। ठीक है। ठीक है। अब इसका सत्यापन भी करना पड़ेगा। जितना दूरी वस्तु रहता है इसमें उतना ही दूरी पर पीछे में इसका प्रतिबिंब बनता है। तो दोनों इसमें क्या होता है? आपस में बराबर होता है। यहाँ अगर ए लिया, यहाँ आपको जैसे आपको ये ले लेंगे, यहाँ ओ ले लेंगे तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा? ओ ए डैश हो जाएगा। ठीक है। समतल दर्पण के सामने जितने दूरी पर वस्तुएं उतनी ही दूरी पर समतल दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। वस्तु और प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा बराबर होता है। बस अगर आप 5 फीट का है तो आपका प्रतिबिंब कितना आएगा? तो 5 फीट का ना आएगा। तो इसी प्रकार दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है उसका दर्पण के पीछे काल्पनिक बनता है। ठीक है। और जो सीधा होता है ना, हमेशा सीधा होता है। ये सब आपको सत्यापन हो गया। ठीक है। इसका मतलब है कि ये इसका सत्यापन हो गया। ठीक है। ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है। लेक्चर 4 में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है।